नमस्कार मित्रों। बाबा गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर से हम राकेश उपाध्याय भोजपुरी लोक गायक स्वर गुंजन अभिव्यक्ति मंच से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज परम सौभाग्य है हम लोगों का, जिनके लिए मैं काफी दिनों से प्रतीक्षा कर रहा था कि आप मेरे पेज पे आएं और कुछ आपका मार्गदर्शन मिले। तो आइए हम परिचय कराना चाहते हैं। डॉक्टर अलका गुप्ता जी मैडम इस समय बैंकॉक थाईलैंड से जुड़ी हुई हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं बाबा गोरक्षनाथ की नगरी गोरखपुर से। नमस्ते राकेश और जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अपने पेज में आमंत्रित करने के लिए और अपने विचारों को साझा करने के लिए मुझे आपने अवसर प्रदान किया। मेरा भी सौभाग्य है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं थोड़ा सा आपने जो श्रोता दर्शक जुड़े हैं उनसे संक्षेप में, आपकी उपलब्धियां इतनी ज्यादा हैं कि मैं कैसे बता पाऊंगा। लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं चीजों को। तो आप फाउंडर डायरेक्टर अगत हेल्थ केयर बैंकॉक थाईलैंड से, और कंट्री हेड थाईलैंड इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, और डायरेक्टर बैंकॉक इंटरनेशनल वेजिटेरियन एसोसिएशन। इस तरह के तमाम जो संगठन हैं उनको आप देख रही हैं, उनको आप लेकर के आगे चल रही हैं, और सम्मान की बहुत कड़ियां आपसे जुड़ी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपकी प्रोफाइल देखा तो मुझे लगा कि आप बहुत बड़ी शख्सियत हैं, और भारत की धरती से इस समय बैंकॉक में आप हैं। तो डॉक्टर साहब, पहले हम ये चाहेंगे कि भारत में कहाँ से आप मतलब आती हैं, किस प्रदेश से और कहाँ से, थोड़ा सा आपके मुखारबिंद से हम चाहते हैं परिचय। हाँ राकेश जी, मैं भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की एक चित्रकूट नाम की धार्मिक स्थली है जी। और मैं वहाँ पर मेरा जन्म हुआ है और मेरी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा वहीं हुई। और मैं पिछले 11-10 वर्षों से मैं थाईलैंड में हूँ। और रात, जिसका पूरा नाम है अलका गुप्ता एकेडमी ऑफ टोटल हेल्थ, ये मेरा हेल्थ वेंचर है। जी। और इसका उद्देश्य यही, इसका हेड ऑफिस इंडिया में है, नोएडा में, और दूसरा इसका ऑफिस है यहाँ बैंकॉक थाईलैंड में। इसका उद्देश्य मेरा यही रहा है कि मैं जो हमारी अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं, जी। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, ऐसी तमाम चिकित्सा पद्धतियों का एक होलिस्टिक वे में न सिर्फ इलाज अपितु इसका पूरा ग्लोबली वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार नहीं करना, वर्कशॉप के थ्रू, वेबिनार के थ्रू, अलग अलग उम्र के लोगों के लिए प्रोग्राम के द्वारा, और इस पे जो ऑथेंटिक जो इसका ज्ञान है उसको, क्योंकि ये हमारे यहाँ की बहुत धरोहर है, ये हमारे भारत जी। का एक गर्व का विषय है कि हम इतनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के, मतलब हमारे देश में इसका जन्म हुआ, और जो कि सभी चिकित्सा पद्धतियों का आधार है। तो जी। इसका एक विश्व वैश्विक स्तर पर कैसे इसका प्रचार प्रसार हो, वो भी एक मेरा प्रमुख सामाजिक उसमें दायरे में आ जाती हैं चीजें। तो पिछले 2 दशकों से मैं हूँ पतंजलि, जब मैं पतंजलि की भी मैं आजीवन सदस्य हूँ। भारत में जब मैं थी तो पतंजलि महिला प्रभाग में वहां पर दिल्ली एनसीआर का मैं देखती थी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में मैं एज एन एक्सपर्ट हूँ, वहाँ के काफी प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट में मैंने काम किया है और मैं एज एन एक्सपर्ट पैनल में हूँ। इस तरीके से कई सारे अंतर्राष्ट्रीय जो एसोसिएशन हैं और उनमें मेरा सौभाग्य है कि मुझे उन एसोसिएशंस के द्वारा मुझे सेवा करने का, और खासकर अपने न सिर्फ चिकित्सा पद्धतियों में अपितु भारतीय संस्कृति है, मूल्य हैं जितने हमारे, और वैदिक संस्कृति के जितने भी अंग होते हैं, उन सब का प्रचार प्रसार मेरा एक उद्देश्य है, बड़ा उद्देश्य है। डॉक्टर साहब, मैं कभी-कभी पढ़ता हूँ आपको, देखता हूँ सोशल मीडिया पे, तो आप काफ़ी लगी रहती हैं लगातार। मैं कहीं न कहीं देखता हूँ आप सेमिनार में, वेबिनार में कहीं न कहीं चीज़ों को लेकर के, और जो हमारी धरोहर है, संस्कृति है, उसको लेकर के आप काम कर रही हैं। और संयोग से जो आपके पतिदेव जी हैं, वो काफ़ी आपका सहयोग भी करते हैं। ये बहुत ऐसे कम संयोग बन पाते हैं कि इतना कोऑपरेशन आपको मिल रहा है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि
जरूर मैं आपको आमंत्रित करूं, और जब आप आएंगी तो हमारे जो श्रोता दर्शक हैं उनका भी मार्गदर्शन करेंगी। और इस समय जो वैश्विक समस्या है, जिन सब चीजों को लेकर के हम और आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 ने मारा है कि पूरे विश्व को एकदम बिल्कुल बैठा करके रख दिया है। और इस तरह की इसकी जो मतलब फ्रीक्वेंसी चल रही है, तो इससे लेकर के सबके मन में एक भय, और अभी जो भारत में वेव आई हुई थी उसको लेकर के बहुत ही ज्यादा, और खास तौर से यह हमारा कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य यही रहा कि जो अपने लोग पिछड़ गए कहीं न कहीं से, उन उन लोगों को हम कैसे वापस लाएँगे? वापस तो नहीं ला सकते हैं, लेकिन एक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप में हम लोग कुछ जो परिवार टूट रहे हैं उनको जोड़ने का काम, एक मानसिक संजीवनी देने का काम स्वरगुंजन पेज के माध्यम से मैंने सोचा, स्वरगुंजन ने इस कांसेप्ट को आगे बढ़ाया। तो डॉक्टर साहब, मैं यह चाहूँगा कि जो हम लोगों का आज का विषय है कि आयुर्वेद के को साथ में लेकर के, और कैसे इम्यूनिटी एक बहुत बड़ी बात हो रही है आजकल, बहुत चर्चा का विषय चल रहा है। तो इसको लेकर के हम कैसे इम्यूनिटी को बूस्ट करें, कैसे बढ़ाएँ? आयुर्वेद क्या कहता है इसके लिए? जी, आयुर्वेद एक इतना विशाल और विशद इसका जो है दायरा है कि ना सिर्फ ये रोग प्रतिरोधक क्षमता, अभी तो एक लाइन है आयुर्वेद के बारे में जो इसको पूरा परिभाषित कर देता है: प्रयोजनम चास्य स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रशमनम चा। मतलब कि जिसका प्रयोजन है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और अगर किसी भी कारण से व्याधि हो जाए, कोई विकार हो जाए, तो उसका प्रशमन करना, उसका निदान करना, इलाज करना। तो आयुर्वेद पहले तो कहता है कि आप बीमार ही ना पड़े, मतलब प्रिवेंटिव जी, मोड में वो काम करता है। तो जी, वो प्रिवेंटिव मोड क्या है? वो प्रिवेंटिव मोड कई सारे स्टेप्स में है, वो जिसमें कि आजकल हम लाइफस्टाइल वर्ड सुनते हैं, जीवन शैली। तो अगर जी, आयुर्वेद कहते हैं कि अगर आप जो एक हमारी वैदिक जीवन शैली, आयुर्वेद में जो जीवन शैली का वर्णन है, जिसमें दिनचर्या है, रात्रिचर्या है, ऋतुचर्या है, हमारा आहार कैसा हो, हमारी निद्रा कैसी हो, हमारा वैचारिक स्तर क्या हो, हमारे विचारों का प्रकार क्या हो, हमारे शरीर की प्रकृति को हम पहचाने, प्रकृति के आधार पर अपनी जीवन शैली को जिए, और उसी के आधार पे हमारा खान पान भी हो, ऋतुएं बदले, तो इस सब का ज्ञान पहले हुआ करता था हमारे। अगर हम 2 जनरेशन पहले तक भी जाएं तो लोगों को पता होता था कि इस मौसम में क्या अनाज है, क्या सब्जियां हैं, क्या फल है, क्या टेम्परेचर है, क्या हमारे शरीर की प्रकृति है, उसके तो वो एक स्वस्थ जीवन जीते थे और एक लंबा जीवन जीते। तो जी, जीवन देखिए 2 तरीके का होता है। एक होता है कि आप लंबा जीवन जिए और सुख आनंद के साथ व्याधि रहित जीवन जिए, मतलब क्वालिटी भी हो क्वांटिटी भी हो। और जी, एक होता है कि आपके पास क्वांटिटी तो है, क्वालिटी नहीं है, आप 10-12 तरीके की डायबिटीज, बीपी, शुगर और भी तरीके की ओबेसिटी, माइग्रेन, कोलेस्ट्रॉल, ऐसे करके तमाम बीमारियों के साथ अगर आप एक जीवन जीते हैं तो वो सुख आनंद नहीं देता, कितना भी पैसा हो, कितना भी आपके पास समृद्धि हो, कष्ट रहता है जीवन में। तो आयुर्वेद जी, यही कहता है कि आप शतायु हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, उसके लिए आप आदर्श जीवन शैली का आप पालन करिए। तो जिसमें जैसे दिनचर्या है, अब दिनचर्या में भी आयुर्वेद बहुत मायन्यूट हर एक चीज पर बात करता है कि जैसे अभी मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु चल रही है भारत जी, में, गर्मियों का मौसम है, तो अब गर्मियों के मौसम के लिए क्या, जैसे इस समय हमारे शरीर में जल जल का जो स्तर है वो कम होने लगता है, तो जो ऐसी चीजें हमारे ऊपर हो, तो प्रकृति भी देखिए कितनी कितनी बुद्धिमान है कि ऐसे फल आते हैं, ऐसी सब्जियां आती हैं जिसमें जल ज्यादा होता है, तो स्वाभाविक रूप से हमारा, जिससे हमारा हम हाइड्रेटेड रहे, हम डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये प्रकृति पर, अगर हम प्रकृति पर आधारित रहें, अगर हम उसके नियमों के साथ अपना सामने बैठा कर रखें, तो हम 80%, 80% मैं क्यों कह रही हूँ, 80% बीमारियों से हम बचे रह सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी। 20% इसलिए कि आजकल बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाह्य कारक होते हैं, जैसे कि प्रदूषण है। अब प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें हम, हमारा इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं, मतलब हम नहीं हो सकते, उस पर हम कुछ नियंत्रण नहीं कर सकते। प्रदूषण हुआ, मिलावट हुई, या कीटनाशकों का प्रयोग है, इस तरीके के आकस्मिक कोई ऐसी चीज हो गई, आकस्मिक दुर्घटना हो गई, तो कोई व्याधि हो गया, कुछ ऐसे आपके जीवन में घटना आ गई,
तो ऐसे कारण अगर हम हटा दें तो बाकी 80% हमारे हाथ में है कि हम अच्छा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इसके लिए रसायन चिकित्सा का वर्णन है हमारे आयुर्वेद में। 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है रसायन चिकित्सा। तो रसायन चिकित्सा में न सिर्फ ये बताया गया है कि आप 100 साल का जीवन स्वस्थ कैसे जी सकते हैं, और उसमें बताया गया है कि 1 से 10 साल तक जैसे जो बच्चे हैं उनके लिए आप वचा चूर्ण का सेवन कराइए, बच्चे को शहद के साथ 1 से 2 ग्राम चुटकी वचा चूर्ण लीजिए शहद, तो उससे उनकी जो है धातुएं मजबूत होंगी। इसी तरीके से फिर 11 से 30 साल के लिए बला चूर्ण का वर्णन है, दूध और पानी की कॉम्बिनेशन के साथ आप बला चूर्ण का सेवन कराइए। इसके बाद 21 से 30 साल आंवले पे चूर्ण का, और उसमें जो है लौंग भस्म का। इसी तरीके से आगे हर एक डिकेड का, 1 से 10 साल का जो एक डिकेड होता है, हर एक डिकेड के लिए एक से कई सारे रसायनों का वर्णन है। रसायन सिर्फ औषधीय जड़ी बूटियां नहीं है कि हमने गिलोय, तुलसी, नीम ये सब का सेवन किया। रसायन का मतलब है आहार रसायन, औषधि रसायन, आचार रसायन। आहार रसायन मीन्स कि आपने ऋतुओं के आधार पर, सीजन के आधार पर आप अपना खान पान रखिए। इसी तरीके से औषधि रसायन मतलब कि ये रसायन क्यों होते हैं? ये रसायन इसलिए होते हैं क्योंकि अक्सर हम रोजमर्रा के जीवन में पूरा न्यूट्रिशन नहीं ले पाते, कमी रह ही जाती है। मतलब हम कोशिश अपनी करते हैं कि हमारा सुबह दोपहर शाम में कंप्लीट हम अपना आहार लें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मॉडर्न मेडिसिन की भाषा में हम बोले तो विटामिन है, मिनरल्स है, कार्ब है, प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर है, इन सब की कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी बनी रहती है और इसीलिए व्याधियां होती हैं। तो ये जो रसायन होते हैं हर एक एज ग्रुप में जो वर्णन है, तो ये हमारे इन सब चीजों की पूर्ति कर देते हैं, कंपनसेट कर देते हैं अगर हम रेगुलर में जी इनका सेवन करते हैं, जो चीज डेफिशिएंसी है। तो हर एक उम्र के अनुसार हम रसायनों का सेवन कर सकते हैं। ये औषधि रसायन में आप जैसे गिलोय है, ये सब अभी कोरोना काल में बहुत आप सबने नाम सुना कि गिलोय का जी सेवन जी है, तुलसी है, नीम है, अश्वगंधा है, शतावर है। जैसे स्त्रियों के लिए शतावर बहुत अच्छा है, स्त्रियां हमेशा शतावर ले सकती हैं, तो उनके लिए जितनी भी स्त्रियों की समस्याएं हैं वो कभी उनको नहीं होंगी रात में दूध के साथ। अश्वगंधा है, पुरुष ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, जो बालक हैं। इसी तरीके से गिलोय है, गिलोय सत भी ले सकते हैं आप, गिलोय पाउडर भी ले सकते हैं, गिलोय का जूस का जो भी अवेलेबिलिटी है आपके। तो ये क्या है, ये सब आपके आयुर्वेद में कहा गया सम दोषः समाग्नेश्य सम धातु मलह क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना स्वस्थ विधीयते। मतलब कि जिस व्यक्ति के तीनों दोष साम्य अवस्था में है, समदोषा समाग्निश मीन्स अग्नि, अग्नि को रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए मुख्य बिंदु माना गया है। मतलब जिसकी अग्नि समभाव में, ना ज्यादा प्रदीप्त है ना ज्यादा लो है। जैसे कि गैस में हम खाना चढ़ाएं, बहुत तेज आंच होगी खाना जल जाएगा, बहुत लो होगी खाना पकेगा नहीं, तो मध्यम आंच हो। इसी तरीके से हमारी जो जठराग्नि है जो खाना पचाती है वो प्रदीप्त होनी चाहिए, और उसके लिए आयुर्वेद में बहुत सारी चीजों का वर्णन है, जिसमें हरड़ का सेवन है। हरड़ का सेवन बच्चे से लेकर बूढ़े तक करें तो वो आपका पाचन भी अच्छा करती है, एब्जॉर्प्शन भी, मतलब जो आपने पचाया और उसके बाद जो एसेंस निकला, रस निकला, उसका पूरे एक एक सेलुलर लेवल पर कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ पहुंचेगा, तभी आप एक स्वस्थ स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। तो समाग्निश मतलब अग्नि आपकी प्रदीप्त रहे, तो आप ऐसी रसायनों का आप सेवन करिए जिसमें हरड़ है, जिसमें आप सूट का सेवन करिए, अदरक का सेवन करिए। तो ऐसे करके आप रोज खाने से पहले बाद में शरीर की प्रकृति के अनुसार एक चिकित्सीय परामर्श के बाद आप इसकी मात्रा और कैसे लेना है, क्या करना है, इससे आपका पाचन भी अच्छा रहेगा। अब कैसे होती है हमारे शरीर की में, कोई भी हम खाना खाते हैं तो मैं शॉर्ट में बताती हूँ। जैसे हमने खाना खाया तो फिर क्या होता है हमारे शरीर में, जो हम खाना खाते हैं जो भी, उसका फिर एक पाचन जो एंजाइम्स है, आप मॉडर्न मेडिसिन भाषा में जब हम बात करते हैं बायोजुसेस सब निकलता है, उससे भोजन का एक एसेंस निकलता है, रस निकलता है। वो रस हमारा रक्त के माध्यम से, रक्त रस मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र 7 धातुएं हैं। तो सप्त धातुओं का निर्माण और सप्त धातुओं का पोषण, ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तो हम स्वस्थ होते हैं। धातुओं का निर्माण भी होता रहे और उनका पोषण भी होता रहे, उनका क्षय ना हो। जैसे ही डॉक्टर क्षय साहब, शुरू होता है, डॉक्टर साहब एक जिज्ञासा मुझे हो रही है कि अक्सर हम बचपन से सुनते आते हैं कि जैसे भोजन के तत्काल बाद जल नहीं ग्रहण करना चाहिए, हाँ इस तरह की चीजें, तो क्या इसका मतलब इसकी क्या भोजन, विशेषता हाँ है? बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। भोजन के बाद जल इसलिए नहीं ग्रहण करना चाहिए कि जैसे ही हम खाना खाते हैं वैसे ही हमारे शरीर में
जो पाचक रस होते हैं उनका जी सिक्रीशन शुरू हो जाता है, उनका स्राव शुरू हो जाता है और उन्हीं के द्वारा भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो जब अगर हम पानी पिएंगे तो वो डाइल्यूट हो जाएंगे, फिर हमारा पाचन क्षीण हो जाएगा, वो पाचन अधपचा भोजन बना रहेगा हमारे शरीर में और वही फिर आगे चल के एसिडिटी, गैस, कॉन्स्टिपेशन और इस तरीके की बीमारियों को जन्म देता है। तो इमीडिएटली खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, कम से कम 35 से 40 मिनट का एक गैप हमें रखना चाहिए और इसके बाद आप जितना भी पानी आप पीना चाहे पी सकते हैं, या एक दूध 2 दूध तक तो चलिए खाने के बाद चल जाएगा, लेकिन भर के 1-2 गिलास नहीं पीना चाहिए। इससे आपका जो गैस प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी होती है, जैसे पेट के जो डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे समझिए कि जैसे केमिस्ट्री लैब में हम किसी किसी भी केमिकल में हम ज्यादा कम पानी डालते हैं तो वो फिर काम नहीं करेगा, वो केमिकल जी रिएक्शन जी नहीं आएगा जो हम चाहते हैं, तो इसलिए जी पानी जी। नहीं पीना चाहिए। ये है। डॉक्टर साहब, एक जाने अनजाने में एक भय लोगों के अंदर व्याप्त हो रहा है, लोगों ने चर्चा भी किया। हम तो कलाकार हैं और आप डॉक्टर हैं, एकदम बिल्कुल आमने सामने हम दोनों लोग बैठे हैं, तो हम ये चाह रहे हैं कि ये तमाम चीजें जो चल रही हैं, तीसरी वेव आने की संभावना और ये सब चीजों का जो दिखाई दे रहा है, तो क्या ये सुनाई दे रहा है कि बच्चों के ऊपर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, असर करेगी? तो ऐसा क्या है कि मतलब बच्चों को हम लोग बूस्ट करें, बच्चों के अंदर क्या खिलाया पिलाया जाए? आयुर्वेद तो खाने-पीने का काफ़ी मार्गदर्शन करता है हम लोगों के जीवन में। तो थोड़ा हम चाहेंगे कि प्रकाश डालें इस पे। हाँ, देखिए बच्चों में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे रसायन है, औषधि रसायन है जिनका रोजमर्रा में बच्चों को हम सेवन करा सकते हैं। जैसे गिलोय है, लेकिन गिलोय का काढ़ा या गिलोय का जो भी स्वरस है वो बच्चे नहीं पी सकते, बहुत कड़वा हाँ, होता है। थोड़ा तीखा होता हाँ, है ना। तो आप गिलोय का पाउडर शहद के साथ उसको दे सकते हैं, गुड़ के साथ दे सकते हैं। ठीक है, तो जी, वो उनको वैसे उंगली से करके वो चाट लेंगे, तो वो गिलोय का उम्र के अनुसार मात्रा कर सकते हैं, जैसे कि 10 साल के ऊपर के बच्चों को हम 5 से 8 ग्राम दे सकते हैं और 10 साल तक के बच्चों को 2 से 3 ग्राम सुबह शाम हम शहद के साथ गिलोय दें। रात में जी। दूध के साथ बच्चों को, जैसे कि जैसे बालक हैं उनको अश्वगंधा दें, तो 3 से 5 ग्राम हम गर्म दूध के साथ अश्वगंधा दे सकते हैं। और जैसे लड़कियों को, जो स्त्रियों को, उनको जो बालिकाएं हैं उनको शतावर चूर्ण दें, तो ये उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ को भी बढ़ाएगा। इसी तरीके से हमारे लंग्स सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कोरोना में, तो लंग्स के लिए देखिए ये तो एक सेगमेंट है और मतलब औषधि रसायन का। थोड़ा बहुत देखिए हमें रोजमर्रा में कुछ योग से संबंधित क्रियाओं का समावेश करना आवश्यक है। जी, भले जी, ही पांच जी। मिनट हो, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, अपने अपने समय की उपलब्धता के अनुसार और धीरे धीरे अभ्यास बढ़ा के, तो जितना ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जो लंग्स हैं वो उनकी, अब क्योंकि मास्क, देखिए अभी मास्क लगाना कंपलसरी हो गया, तो ऑक्सीजन की कमी भी हो रही है, इसी वजह से हम ज्यादातर मास्क में रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह उठकर एक तो आप एक सूर्य नमस्कार बच्चे जरूर करें, 5 से 7 बार काफी है। सन के एक्सपोजर में एक उनको विटामिन डी मिलेगा, आजकल के बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत है, तो कोई भी डेफिशिएंसी हमको रोगों के प्रति आकर्षित करती है, कोई भी हो, विटामिन B12 हो, विटामिन डी हो, हड्डियां उनकी कमजोर हैं बच्चों की, पहले के जमाने में जो मजबूती होती थी अभी बच्चों की नहीं है, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, वो घरों में बंद है, ज्यादातर डिवाइसेस में है, मोबाइल में है, तो उनका हाँ, हाँ। आउटडोर गेम्स नहीं है, तो उनको जी, धूप जी। में 5 से 7 बार सूर्य नमस्कार कराएं और 5 से 7 मिनट से ही अभ्यास कराएं अनुलोम विलोम का, तो वही जो ऑक्सीजन होती है हमारे लिए, प्राण वायु जो होती है, वो मेडिसिन का काम करने लगती है। जब हम एक डायाफ्रेगमेटिक डीप ब्रीदिंग करते हैं, एक विचार के साथ, विधि के साथ, मात्रा के साथ, समय के साथ, वही हमारा सांस, वही प्राण वायु हमारे लिए औषधि का काम करने लगती है और हमारे लंग्स में पूरा एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का, और जितना ज्यादा हम ऑक्सीजन इनहेल करेंगे उतना ज्यादा हमारी एक एक सेल की हीलिंग होगी और हमारी जो WBCs हैं वो बढ़ेंगी। हम जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा, जो लड़ती हैं बाहरी शत्रुओं से, जो जितने वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, पैथोजेंस हैं, तो वो बढ़ेंगी। और इस तरीके से जो मैंने ऐसे बताया, गिलोय है, तुलसी है, नीम है, ये सब थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करना जरूरी है।
पहले के उसमें जाना, फिर से वापस जाना आवश्यक है। खान पान थोड़ा सा बच्चों का बदलें, उनको थोड़ा स्प्राउट की आदत डालें, अंकुरित अनाज भले ही 1 चम्मच खाएं, 1 चम्मच मूंग खिलाइए, 1 चम्मच उनको चना खिलाइए, सोयाबीन खिलाइए, क्योंकि उनका मेंटल वर्क ज्यादा होता है, तो सोयाबीन से उनका जो है नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होगा, B12 की जो इनकी कमी डेफिशिएंसी पूरी होगी। तो ऐसे करके छोटे छोटे उपाय हैं। जैसे उनको जो सीजनल फल है खूब खाने दीजिए, कभी बिल्कुल नहीं रोकना, फल जितना ज्यादा से ज्यादा खाएं, सब्जियां कच्ची सलाद के रूप में खूब ज्यादा से ज्यादा खाएं। आजकल जो भी फल आ रहे हैं खूब खाएं, सब्जियां खूब खाएं, जैसे सत्तू आजकल आता है, बच्चों को सत्तू 1 गिलास घोल कर पिला दें, वो उनको कंप्लीट जो है न्यूट्रिशन देगा, उनको कैल्शियम भी देगा, उसमें मैग्नीशियम भी है, उसमें फाइबर भी है, बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की आजकल तो ये हर एक छोटी चीज हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती है। तो जब बॉडी के सातों सिस्टम हमारे अलाइंड होते हैं, अच्छे से काम करते हैं, हमारा पाचन तंत्र, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारा इंडोक्राइन सिस्टम, हम तो सब मिला जुला के हमारा शरीर का स्वास्थ्य बनता है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता ये नहीं है कि हमने आंवला खा लिया, हमने आंवले का जूस पी लिया, तब हम टेंशन फ्री हो गए कि अब हमको कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। सुबह से लेकर रात तक हमारा सुबह कितने बजे हम उठते हैं, इसके बाद हमारी क्या दिनचर्या है, हमारा पेट साफ होता है नहीं होता। तो अगर कहीं पे भी आपको लगता है कि हमारे बच्चे में इस चीज की समस्या हम देख रहे हैं कि उसको भूख नहीं लगती, या उसको प्यास नहीं लगती, या उसकी नींद पूरी 8 से 10 घंटे की नहीं है, या उसको उसका मोबाइल या लैपटॉप में ज्यादा समय वो दे रहा है, चाहे या अनचाहे, उस पर हमको काम करना जरूरी। यही छोटे छोटे प्रयास उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएंगे। बाकी बच्चों में जल्दी वो करने की वो उनकी क्षमता अच्छी होती है, तो बस उनको थोड़ा सा डाइवर्ट करना है एक दूसरी जीवन शैली की तरफ, बस इतना ही करना है बच्चों की। और पैनिक डॉक्टर होने साहब, की कोई जरूरत बहुत अच्छी जानकारी मिली। मैं चाहता हूं कि कुछ कमेंट्स मैं ले लूं जो अपने श्रोता दर्शक जुड़े हुए हैं इस समय। नहीं। जी तो जी डॉक्टर गिरीश चंद द्विवेदी, मुख्य एवं दंत रोग विशेषज्ञ, गोरखपुर से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। और सुमन मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है, गोरखपुर से। धनंजय कुमार उपाध्याय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और बैंकॉक थाईलैंड से जिम्मी मिश्रा जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और ज्ञान प्रकाश पाठक जी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। रीता श्रीवास्तव जी का स्वागत, अभिनंदन। सुनील शुक्ला जी का बैंकॉक से जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। और जिमी मिश्रा जी का स्वागत, अभिनंदन। मैं डॉक्टर साहब, जो हम लोग सब्जेक्ट को लेकर के चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, उसमें एक चीज मैं देख रहा हूं, चूंकि जब से ये कोविड काल शुरू हुआ है तब से बच्चे घरों में कैद हो गए हैं। पढ़ाई लिखाई इनकी बस इंटरनेट के माध्यम से टेलीफोन और लैपटॉप लेकर के चल रहे हैं। अब इसमें कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक एक तरह का दबाव भी पड़ता है बच्चों के ऊपर, ना तो उनको खेलने की कोई जगह है मिल पा रही है, ना निकल पा रहे हैं डर के मारे। स्कूल चल नहीं रहा है, तो थोड़ा-सा जब आदान-प्रदान होता है, बच्चे एक-दूसरे से मिलते हैं, या हम बड़े भी किसी से मिलते-जुलते हैं, तो थोड़ा-सा मानसिक एक तरह की एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। तो ऐसे में डॉक्टर साहब, जब कहीं नहीं बच्चे निकल पा रहे हैं, तो एक तो कहा जाए कि इम्यूनिटी वैसे ही कमजोर हो जाएगी बच्चे जब खेलते-कूदते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए जो आपने सुझाव दिया, ये अच्छी बात है। और मुझे लग रहा है कि जो भी श्रोता दर्शक सुन रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो ये इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर साहब, एक आम बात मैंने देखा है कि बच्चे फ़ास्ट फूड की तरफ ज़्यादा रुझान हो रही है। और इस तरह का मतलब हम देखते हैं कि ये पैकेट वाली चीज़ें दुकानों से ला कर के लोगों का खाना-पीना, और आसानी से लोग अपनी सब चीज़ों का मतलब वो करते हैं। तो इसमें कैसे नियंत्रण किया जाए और इसके क्या नुकसान हैं? हाँ, देखिए नुकसान मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी फास्ट फूड होते हैं, मल्टीनेशनल जितनी कंपनीज होती हैं, सब बहुत काम करती हैं प्रोडक्ट को बनाने में। इनमें जी, इनके जो हमारे जो टेस्ट बड्स होते हैं, तो जब बच्चों को शुरुआत से हम इन चीजों को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, तो हमारी टेस्ट बड्स जो नेचुरल होती है वो किल हो जाती है। मतलब कि जी, जी। हमको फिर दाल रोटी नहीं है, बच्चों को दाल रोटी नहीं है, तो वो उसके लिए कभी डिमांड नहीं करेंगे, या उनको परसों तो वो थोड़ा सा मुंह बनाएंगे आजकल में। और उसके बाद अगर उनको मैगी हो, पिज्जा हो, या बर्गर हो, या चिप्स हो, चॉकलेट हो, आइसक्रीम हो, उसके लिए वो 24/7 रेडी रहते हैं। जी, क्यों? जी, जी। हाँ,
तो वो उनकी भी गलती नहीं है, गलती होती है हम अभिभावकों की, माँ बाप की, क्योंकि देखिए 5 साल तक की उम्र बहुत नाजुक होती है। उस उम्र तक हम बच्चों में कोई भी मानसिक क्षमता का विकास कर सकते हैं। देखिए हमारा जो ब्रेन होता है वो 2.5 मिलियन जीबी से ज्यादा उसकी मेमोरी पावर है। जी पूरे हमारा जो ब्रेन का जो वेट है पूरी बॉडी का 2% है, 20% वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है हमारे पूरे शरीर की। तो उस ब्रेन को हम कितना एक्टिवेट रखते हैं और हमको उसको कितना पोषण दे रहे हैं। पोषण सिर्फ आहार का नहीं होता, पोषण होता है विचारों का भी, पोषण होता है किस तरीके की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो लेकिन मैं कोरोना को मैं तो बहुत कहती हूँ कि हर एक आपदा को अवसर में बदलना आना चाहिए। आपदा आई, जी ठीक है, उसमें हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम उसको अवसर में कैसे बदलें ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए इस पीरियड में। और उसमें माँ बाप की बहुत बड़ी भूमिका है। आजकल बहुत ज्यादा शिकायत होती है कि माँ बाप का बच्चों का इंटरेक्शन कम होता है, संवाद कम होता जी है। तो ये बहुत अच्छा मौका है कि जब पेरेंट्स बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उनको जिनमें एक तो सबसे अच्छा मौका है अपना स्वास्थ्य बनाने का, कि खूब इस समय आप अपना स्वास्थ्य बनाइए। पेरेंट्स खुद अच्छी चीजों में प्रवृत्त हो। गलती क्या होती है कि हम चाहते तो कि हमारे बच्चे 100% दे, 100% करें, लेकिन अभिभावक 50% भी नहीं करते। तो वो जो बिल्कुल। देखते हैं वो फॉलो करते हैं, उनके लिए आप एक एग्जाम्पल बन गए। तो यहाँ बच्चों से ज्यादा पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि उनको पहले बदलाव लाना होगा, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, उसी परिवेश में वो रहता है। जैसे आज एक छोटा सा उदाहरण मैं बताऊं, यहाँ पर मुझे मूली के पत्ते बहुत कम मिलते हैं देखने में, और अच्छे नहीं मिलते क्वालिटी में। आज मुझे सब्जी वाले ने फोटो, वो जानता है तो उसने भेजी, मेरी बेटियों ने उसको नमक लगा के और बहुत अच्छे से खाया, और मैंने क्या उसको बात। थोड़ी से था तो कड़वा लगा, छोटी बेटी को कड़वा लगा, लेकिन मैंने उसको बातों बातों में, प्ले वे मोड में, थोड़ा थोड़ा करके कि इससे ये होगा, इससे ये होगा, तो थोड़ा सा खाओ, अच्छा बस इतना सा खाओ। तो एक थोड़ा पेरेंट्स को लगना पड़ता है बदलाव के लिए, किसी भी आदत को जो है अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमने समय पीछे छोड़ दिया। हम जो शुरुआत में करना चाहिए उसमें हमने थोड़ा सा ढील दे दी, तो वो हमें करना पड़ेगा। और थोड़ा सा समय दें, हो जाती है बच्चों में आदतें बदल जाती हैं, और उनको प्यार, अक्सर क्या होता है हम स्कोल्ड करते हैं बच्चों को, हम डांट डपट के या हम बार बार पीछे पड़ के काम करवा लेंगे। आजकल के बच्चों का वो टेम्परामेंट नहीं है। बच्चे प्यार की भाषा से सबसे ज्यादा समझते हैं। उनको आप साइंटिफिक वे में उनके नो हाउ का आंसर आपके पास होना चाहिए कि वाई, वाई फैक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे के अगर वाई है तो बहुत अच्छी बात है, और आपको उसका जवाब देना आना चाहिए। कि अगर वो सोचता है कि ठीक है गिलोय मुझे क्यों खाना है, इसका क्या फायदा होगा, तो अगर आप उसका पूरा उसका लाभ बता देते तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं स्वस्थ रहूं, मुझे एक्सेल करना है, मुझे एकेडमिक्स में अच्छा करना है, मुझे करियर अच्छा बनाना है, मैं स्वस्थ रहूं। तो उसको थोड़ा सा आप पेशेंस के साथ ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स उनको बच्चों को समय दें, और उनको थोड़ा सा, मान लीजिए मैगी खाते हैं, सपोज मैं एग्जाम्पल दूं, एकदम से ओवरनाइट आप नहीं उनसे एक्सपेक्ट कर सकते कि वो बंद कर दें। आप क्या करिए, धीरे धीरे उसमें सब्जियां ज्यादा डालकर बनाइए, उसमें सब्जियां ज्यादा, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा रिप्लेस करना पड़ेगा, एक समय के साथ उसका सब्सटीट्यूट देना पड़ेगा, इक्विवेलेंट की जो उतना ही पोषण आपको दे और उसका स्वाद भी उनके लिए बरकरार रहे। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा बदलाव लाके ज्यादा से ज्यादा उसमें जो है उनके लिए सब्जियों का जूस बनाया, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया, नींबू डाल दिया, काली मिर्च डाल दी, काला नमक डाल दिया, उनके लिए थोड़ा आइस डाल दी, और बस एक अच्छी सी बॉटल में, कोई डिजाइनर बॉटल में देख कुछ नाम करके दे दिया कि देखो ये भी कर देखो, नया मैंने करके वो किया है, तो माए ऐसा कर सकती हैं। तो थोड़ा सा प्रेजेंटेशन स्किल्स चेंज करके, कि पुरानी शराब की बोतल नहीं होगी, शराब पुरानी होगी वाली बात है। तो डॉक्टर साहब, एक लंबे गैप के बाद मैंने देखा कि बीच में थोड़ा सा लंबा गैप मिला, और जो दादी नानी के नुस्खे, ये चीजें हम लोग बचपन से, बुखार होने पे काढ़े और वो सब चीजें हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने लिया इस सब चीजों को। तो एक बीच में लंबा सा गैप हो गया। उसके बाद ये कोविड आया। कोविड में सबके सलाह आने लगे कि काढ़ा पीजिए, फिर योगा और ये सब चीजों को। तो एक लंबे गैप के बाद
हम लोग जुड़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे में इसका महत्व और सारी चीजें जो हम लोग देख रहे हैं, तो एक दिन ऐसे ही मेरी बात हो रही थी, तो प्रयागराज से जुड़े हुए थे डॉक्टर देव नारायण पाठक जी, जाने माने ज्योतिषाचार्य, उनसे भी मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने भी मुझे इस बात को बताया कि देखिए, ये जो हमारी पारंपरिक खाती है, जो पारंपरिक विधा है, ये सब चीजें आने वाले समय में और प्राचीन, उसमें इनका बहुत ही महत्व है, बहुत बड़ी भूमिका है। बाकी चीजों को तो हम ठीक है अपनी आवश्यकता अनुसार लेते हैं। तो ऐसे में मतलब दादी नानी के जो नुस्खे हैं उसके विषय में क्या आप कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? नहीं, दादी नानी के नुस्खे तो मैं बहुत ज्यादा इनका प्रयोग करती हूँ मरीजों पर भी, और बच्चों में तो बिल्कुल। देखिए, पहला जो आहार होता है, देखिए हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की मैं बात करूँ तो माएँ आजकल कुछ तो समस्या होती है कि वो दूध पिला नहीं सकती है, और पिला सकती हैं तो वो अनेक मिथ पाल कर वो बच्चों को दूध नहीं पिलाती। तो पहला रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का आहार होता है माँ का दूध। अब चूंकि जी। माँ का दूध 9 महीने आपने कैसे जीवन शैली जी, माँ ने कैसा उसका आहार विहार विचार सब जीवन शैली रही, वो उसी आधार पर बच्चा बाहर आता है और उसका विकास होता है। अब पहले के जमाने में घुट्टी दी जाती थी, ठीक है। हाँ। अब घुट्टी, अब रेडीमेड हर चीज हो गई। अस्पताल से 2 डिब्बे जरूर आते हैं, एक तो दूध के पाउडर का डिब्बा साथ में आता है और एक सेरेलेक जरूर आता है, ठीक है। जी। तो वो अब सेरेलेक क्या है, दलिया है, दलिया में ड्राई वेजिटेबल्स उन्होंने सुखा के मशीनों में प्रोसेस करके डाल दी। अरे भाई, बच्चों को जो है आप फ्रेश दलिया डालिए, उसमें गाजर डाल दो, बीन्स डाल दो, उसमें जितनी भी सीजनल वेजिटेबल्स है सबको मैश करके। नमक चीनी बच्चों को मत दीजिए, बचपन से 5 साल तक आप नमक चीनी बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। आगे चल के वो बिल्कुल नमक चीनी उनका बिल्कुल, मतलब एकदम कम से कम वो उसका कंज्यूम करेंगे। उनको नेचुरल बिल्कुल, ये 5 साल तक के अगर जो अभिभावक जुड़े हैं और उनके बच्चे छोटे हैं, उनके लिए ये एक अच्छा समय है कि वो अच्छी चीजें इनकलकेट कर सकते हैं। तो घुट्टी उनको जरूर दें, 5 साल तक घुट्टी दी जा सकती है, और उससे उनकी सभी धातुएं पोषित होती है, उनका कलर अच्छा होता है, क्योंकि उसमें हरड़ होती है, बादाम होता है उसमें, जो है जायफल होती है, हींग होता है उसमें, गाय का दूध होता है। इस तरीके से करके 7-8 उसमें औषधीय चीजें होती हैं जो बच्चों की सभी धातुओं को बलवान बनाती है। बच्चा समय से चलता है, समय से उसके दांत आ जाते हैं, उसका मानसिक विकास, उसमें मेद रसायन है, उसमें बल्य रसायन है। तो वो बच्चों का पूरा कंप्लीट जो है उसका डेवलपमेंट होता है। तो एक घुट्टी जरूर दें बच्चों को। गुड़ जैसी चीजें, आजकल के बच्चे गुड़ वगैरह नहीं खाते हैं, उनको जैसे गुड़ के छोटे छोटे लड्डू बना दिए, वो सब इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। पुराना लाके दूध के साथ पहले एक लड्डू खाने का कल्चर हुआ करता था कि एक सौंठ का लड्डू दे दिया गुड़ का, तो उससे उनका डाइजेशन भी अच्छा होता था। और शुगर, जो व्हाइट शुगर नहीं जाती थी, व्हाइट सॉल्ट नहीं देना चाहिए बच्चों को, ब्लैक सॉल्ट की बचपन से ही आदत डालें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, तो जब फाउंडेशन आधारशिला मजबूत होगी तो आगे चल के उनकी इमारत भी एक अच्छी स्वस्थ इमारत खड़ी होगी। जी तो जी 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 जी। हाँ। डॉक्टर साहब, कुछ कमेंट्स ले लें। अर्चना शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। संदीप पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। इंजीनियर कमलेश कुमार मौर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सुमन मिश्रा जी, जिमी मिश्रा जी बैंकॉक से, सुनील शुक्ला जी बैंकॉक से, आपका बहुत बहुत स्वागत। रीता श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। डॉक्टर साहब, चूंकि धीरे धीरे घड़ी इशारा भी कर रही है हम लोगों को, तो हम चलते चलते ये चाहेंगे कि जैसे आजकल हमारे यहाँ भारत में कुछ बरसात की शुरुआत हो रही है, प्री मानसून इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो ऐसे में तेज गति से चीजें बदल रही हैं, और बच्चे घरों पे हैं, इनको मतलब देखभाल करने के लिए, और मतलब इसमें और आगे क्या प्रिकॉशन लिया जाए ताकि बच्चे बीमार न पड़े, सीजनल भी चीजों से, जो भी मतलब बरसात हो रही है या इससे जो है बचने के लिए क्या सलाह है? देखिए, जो बारिश होती है, बरसात का मौसम होता है, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो जो वात होता है, वात पित्त कफ होता है, तो वात उस जी समय जी। प्रकोपित होता है। मतलब हाँ। ग्रीष्म गर्मियों की ऋतु में वात का संचय होता है, खान पान, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, शरीर में पानी कमी होने की वजह से, और भी सारे, ये संक्रामक रोगों के लिए बहुत वैसा समय है, सबसे ज्यादा संक्रमण इसी समय होता है। तो हमें वात का जो संचय है वो प्रकोपित ना हो, उसके लिए हमको अपना आहार पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो बरसात के समय में दूध वगैरह का सेवन ना के बराबर करना चाहिए, और शाम को 5, 6 से 6:30 तक आप खाना खा लें, क्योंकि इस समय डाइजेस्टिव
सिस्टम बहुत पुअर हो जाता है, पाचन जो है हमारा बहुत क्षीण हो जाता है। तो इसीलिए जो है पाचन जब क्षीण होता है तो वात रोगों की संख्या बढ़ती है, ठीक है, जिनको जोड़ों का दर्द है। इसीलिए आप अक्सर देखोगे कि जिनको आर्थराइटिस है, गाउट है, इन जोड़ों में दर्द होता है, तो जब थोड़ा सा भी पानी बरसेगा तो उनका दर्द बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? जी क्योंकि वात इकट्ठा रहता है। तो हमें खान पान अपना ज्यादा से ज्यादा, जैसे जो है लिक्विडी सूपी गर्म चीजों का सेवन हम करें, ठंडी चीजें ना लें, दूध दही मट्ठा ये सब खट्टी चीजें ना लें। और जो है ये पत्ती वाली जो चीजें होती हैं, तो इसमें ज्यादा बरसात की वजह से संक्रमण होने की वो होती है। और त्रिफला का सेवन करें, तो त्रिफला का सेवन गुड़ या शहद के साथ कर सकते हैं। इसी तरह गिलोय का सेवन भी गुड़ या शहद के साथ कर सकते हैं। तो इन 2 महीनों में गुड़, शहद और सेंधा नमक, तीनों में से किसी भी चीज का, अपनी वात पित्त का प्रकृति हमारी क्या है वो जानना जरूरी है। क्योंकि आयुर्वेद प्रकृति पर काम करता है। आप अलग है, मैं अलग हूँ, आपके घर में आपका बेटा अलग हो सकता है, घर के और सदस्य अलग प्रकृति के हो सकते हैं। एक ही आहार आपके लिए औषधि हो सकता है, दूसरे के लिए विष हो सकता है। तो हमें अपनी शरीर की प्रकृति पहले जानना है कि हम वात प्रकृति है या वात के साथ पित्त भी है, कफ का भी प्रभाव है। तो उसी के आधार पर फिर पूरा एक डाइट बनता है। उसी के आधार पर आपका जो है अनाज क्या होगा, अनाज में भी वैरायटी है आपके लिए, चना अच्छा होगा, गेहूं अच्छा होगा, रागी अच्छा होगा, सोयाबीन अच्छा होगा, कि मसाले क्या अच्छे होंगे, सब्जियां क्या अच्छी होंगी जो आपकी बात को बढ़ाए ना, जो आपके पित्त को घटाएं, जो आपके कफ को जो है शमन करे। ऐसे करके ये सबसे पहले अपनी प्रकृति को पहचानना आवश्यक है। उसके बाद आपकी पूरी जीवन शैली उस पर बनेगी, और उसके बाद आप को कोई बीमारी नहीं होगी। मैं अपना एक व्यक्तिगत उदाहरण देती हूँ। मुझे आज 24 वर्ष हो गए, मैंने किसी भी तरीके की कोई दवा नहीं ली है, मैं कोई भी दवा नहीं लेती हूँ। पूरी आयुर्वेदिक जीवन शैली है और उसमें आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अगर आप प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं करते, अवहेलना नहीं करते, आप कभी बीमार नहीं पड़ सकते। अगर पड़ेंगे भी तो वो चीज हल्के से निकल जाएगी, आपको कोई सीवियर चीज नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, चलते चलते एक बड़ी अहम समस्या आजकल मतलब सुनने के लिए मिल रही है, और मैं देख रहा हूँ कि अक्सर कहीं मेडिकल स्टोर पे हम लोग खड़े हो जाते हैं या सुनते हैं, तो वहाँ महिलाओं की तरफ से एक बात आती है कि मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। और खासतौर से बरसात के जो समय आते हैं, बालों का झड़ना काफी तेज हो जाता है। तो क्या इसके रुकावट के लिए, रोकने के लिए, क्या आयुर्वेद में जो अपने घरेलू नुस्खे हैं, क्या अपनाया जा सकता है? हाँ, बालों के झड़ने के लिए देखिए, एक तो आंवले का आप सेवन 365 डेज कर सकते हैं, सब ये निरापद है। और ये तीनों दोषों का शमन करता है, मतलब वात पित्त कफ तीनों रोगियों, जो अगर जिनके कोई भी दोष है, वो तीनों दोष वाले आंवले का सेवन सुबह खाली पेट आप करिए। और एक दो आसन है। बालों को दो तरीके का पोषण चाहिए, एक आंतरिक पोषण, एक बाहरी, है ना। बाहरी मतलब जो आप खान पान से, तो आयरन रिच फूड खाइए, जिसमें जैसे गाजर का जूस है, गाजर जब भी अगर मिले, पालक मिले तो वो आप खाइए। और एक दो आसन है जो आपका, जैसे सर्वांग आसन है, जिसमें आपका सिर नीचे रहे और पैर ऊपर रहे, तो जैसे शीर्षासन है, सर्वांग आसन है, इस तरीके से हल आसन है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो ये आपके बालों को लंबा भी करेंगे, काला भी रखेंगे, आपके बालों को झड़ना रोकेंगे भी। अगर आप दही और बेसन का प्रयोग कर सकते हैं, हफ्ते में 2 दिन आप दही बेसन, खट्टा दही हो, 1 चम्मच बेसन घोल के, गाढ़ा बेसन आप पूरे जड़ों में लगा लीजिए और 30 से 40 मिनट लगाकर रखिए और गुनगुने पानी से धो लीजिए। इससे आपकी जो डीप क्लीनिंग भी होगी, पोर्स पूरे खुल जाएंगे, किसी तरीके की डैंड्रफ वगैरह की भी समस्या होगी तो हट जाएगी, और बालों को नेचुरल कंडीशनर का काम करेगा, कंडीशनिंग अच्छी होगी और बाल झड़ना भी रुक जाएंगे आप। तो दही बेसन आप लगाइए। जी, जी, जी। डॉक्टर साहब, आपने मेरे चैनल को इतना समय दिया, और स्वरगुंजन अभिव्यक्त मंच के पे आकर के आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, और जो हमारी परंपराएं हैं, जो नुस्खे हैं, उनके विषय में आपने लोगों को बताया कि सही मायने में यदि हम अच्छा जीवन जिएंगे तो इनका पालन तो करना ही पड़ेगा जीवन में। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद स्वरगुंजन परिवार की ओर से। आपका अभिनंदन। और डॉक्टर साहब, चूँकि छोड़ने के लिए तो इच्छा नहीं होती है, लेकिन घड़ी इशारा कर रही है और अगले कार्यक्रमों के लिए, तो हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं। और
निश्चित रूप से फिर हम आपसे आग्रह करेंगे आगे के कार्यक्रमों के लिए कि आपका मार्गदर्शन मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट में एक ही चीज मैं बोलूंगी कि मैं जब हम कोई बिजनेस करते हैं, हम जब धनार्जन करते हैं तो देखिए बिना मेहनत के धन भी नहीं हम अर्जित कर सकते। किसी भी हर चीज में पुरुषार्थ चाहिए। स्वास्थ्य जी एक जी ऐसी चीज है कि जिसमें हम सोचते हैं कि हमें शॉर्टकट से हेल्थ मिल जाए, है ना। जी तो ये हमें लंबा जीवन जीना है तो शॉर्टकट नहीं चलना हमें होगा। हमको जी पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसमें समय देना पड़ेगा, धैर्य के साथ करना पड़ेगा। और ये बिल्कुल आयुर्वेद बिल्कुल 100% गारंटी देता है। और मुझे जी स्वर जी गुंजन पेज में आमंत्रित करने के लिए मैं फिर से आपका जो है कोटिशः धन्यवाद देती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जितने भी दर्शक मुझे देख सुन रहे हैं, मेरा सभी को हार्दिक प्रणाम बैंकॉक की धरती से। और आशा है कि आज का जो व्याख्यान है उससे आप लाभान्वित हुए होंगे। और कोई भी आपकी क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप उसके चैट बॉक्स में भेजकर राकेश जी के द्वारा से उसका समाधान ले सकते हैं आगे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।